हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने साइंस के एमसीक्यूज ब्रेकडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का ब्रेकडाउन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर इज, इसमें पूछ रहा है कि जो एयर का पोल्यूशन होता है उसका सबसे मेन कारण कौन सा है। तो उसका जो मेन कारण है सबसे, वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। देखो कैसे होता है। देखो, जो भी कारखाने होते हैं उनसे क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो उस क्या बनाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर से वाटर के ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो ये क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। इसी से क्या होती है? एसिड रेन होती है। देखो, when sulfur dioxide combines with water and air, it forms sulfuric acid, which is the main component of acid rain। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही क्या होती है? एसिड रेन होती है। फिर चिली साल्टपेटर इज द कॉमन नेम ऑफ, तो इसमें पूछ रहा है कि चिली साल्टपेटर का कॉमन नेम क्या है। चिली साल्टपेटर का कॉमन नेम होता है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट को ही हम क्या बोलते हैं? चिली साल्टपेटर बोलते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? NaNO3। पोटेशियम नाइट्राइट क्या होता है? KNO2। अगर बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की तो ये हो जाएगा KNO3। और सोडियम नाइट्राइट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा NaNO। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सोडियम टेट्रा बोरेट टेकाहाइड्रेट है, इसका पूछ रहा है कि इसका और सामान्य नाम क्या है, मतलब इसको जनरली क्या बुलाते हैं सब। ठीक है, तो इसको बुलाते हैं बोरेक्स। क्या बोल देते हैं? बोरेक्स। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का जो कॉमन नेम है वो क्या है? बोरेक्स है। अब देखो, बोरेक्स ये होता क्या है। बोरेक्स जो होता है ये किस पाउडरी फॉर्म में होता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है और ये क्या होता है? पाउडरी फॉर्म में होता है। मतलब ये क्या होता है? ब्रिटल टाइप होता है। ये कैसे होता है? पाउडर फॉर्म में बन जाएगा अपना आप ही। अगर इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। इसको और क्या, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोरेट भी बोलते हैं, और या फिर सोडियम टेट्रा बोरेट भी बोलते हैं, या फिर डाई सोडियम टेट्रा बोरेट भी इसको बोला जाता है। अब इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, Na2B4O5OH4 ब्रैकेट इंटू 8H2। इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? क्लीनर में इसका यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट या फिर माउथ वॉश में इसका यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स सच एज लोशन, स्किन क्रीम, मॉइस्चराइज़र वगैरह, सनस्क्रीन में, एक्ने केयर प्रोडक्ट, इन सब में इसका क्या होता है? यूज़ किया जाता है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है। अब इसमें एक एप्सम साल्ट भी आया हुआ था। तो एप्सम साल्ट क्या होता है इसको देखते हैं। एप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। ये इसका क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट का। ये इस टाइप का होता है। अब देखो, इसका काम क्या होता है। इसको सिंधा नमक भी बोलते हैं इंडिया में, मतलब इंडियन देसी स्टाइल में इसको क्या बोलते हैं? सिंधा नमक। इसका यूज़ क्या है? रिलीव पेन्स, मतलब जो पेन होता है उससे रिलीव करने में, मसल्स क्रैम्प को दूर करने में, जो क्रैम्प आ जाते हैं मसल्स में। उसके बाद इसका स्ट्रेस रिलीज, रिलैक्स द बॉडी। उसके बाद हेल्प्स मसल्स द नर्वस फंक्शंस। और इसका बाद और क्या यूज़ होता है इसका? इंसुलिन में यूज़ करते हैं, रिलीव कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं, और एलिमिनेशन टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से टॉक्सिन को हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक जिप्सम भी ऑप्शन था। जिप्सम क्या होता है? देखो, ये क्या होता है? सॉफ्ट सल्फेट मिनरल से कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका क्या है? नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। हाइड्रेट के मतलब H2 के कितने मॉलिक्यूल्स? 2। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? यूज़ करते हैं इसका फर्टिलाइज़र में। उसके बाद प्रिवेंट सॉइल इरोजन वगैरह में, इम्प्रूव सॉइल में कंपोजिशन, हेल्प द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर, रूट ग्रोथ वगैरह में, मतलब पेड़ पौधों की ग्रोथ वगैरह में भी इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका मेकिंग ड्राई वॉल वगैरह बनाने में, जैसे वॉल्स वगैरह है ऊपर की या फिर साइड होगी, उसमें बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ये इस टाइप का होता है। अब इसमें एक गैलेना भी ऑप्शन था। गैलेना को देखते हैं क्या होता है। तो गैलेना क्या होती है? लेड सल्फाइड की क्या एक फॉर्म है। ठीक है, अब इसको लेड ग्लैंस भी बोलते हैं। ये क्या है? लेड का एक इम्पोर्टेंट और है। ये सोर्स है किसका? सिल्वर का।
इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल हुआ, लेड एसिड बैटरीज में इसका यूज़ किया जाता है गलने का। ये होता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा क्लासिकल फिजिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है भाई, बिल्कुल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, करंट नहीं होता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी होता है क्लासिकल फिजिक्स का। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये भी होता है। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं, ये है क्या। देखो एनर्जी क्या होती है, ना इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या फिर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये बॉल है, तो यहाँ पे जब ये हाइट पे है, तो हाइट पे है तो इस पे क्या है, केवल एक पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे है, यहाँ पे मोशन में है, तो यहाँ पे क्या है इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे फिर हाइट पे चली जाती है, तो यहाँ पे क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब दो स्टेट होती है, तो पहली स्टेट में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बराबर होगी इसकी दूसरी स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं, ये क्या है। देखो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन देयर इज जीरो नेट टॉर्क। जब यहाँ पे क्या होता है, नेट टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है अप्लाई करते हैं सिस्टम पे। तो वेयर इज द सिस्टम इज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दैट आर रोटेटिंग। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट रोटेटिंग है, वहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं है, या फिर बोले कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ टू और मोर बॉडीज एक्टिंग अपॉन ईच अदर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है, जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम देखो क्या लिखेंगे इसका, I1 इंटू ओमेगा 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे I2 इंटू ओमेगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ पे इस वाले में क्या है, आई की वैल्यू कम है। आई की वैल्यू क्या होता है, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि इसका फैलाव क्या है, कम है। अब इसने यहाँ पे क्या है, अपने हाथों को फैला रखा है, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, तो इसका मतलब यहाँ के जो ओमेगा होगा, यानी कि एंगुलर स्पीड होगी इसकी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि ये यहाँ पे क्या कर सकती है, ज़्यादा टर्न कर सकती है इस वाले केस में। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और जब यहाँ पे आई ज़्यादा है तो इसका मतलब ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, एक होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। दोनों केस में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, जब तक का बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दो केस है, एक केस ये है, एक बॉल ये है, ये दूसरी बॉल ये है। जब ये दोनों आपस में क्या ऐसे टकरा रही है, तो दूसरे केस में क्या होगी, ये एक दूसरे से दूर जाएगी, ठीक है। तो पहले केस में मोमेंटम टोटल कितना है, m1 u1 प्लस m2 और u2। m इनका वेट है और u इनकी स्पीड है। दूसरे केस में यानी कि ये बराबर होगा जो दूसरे केस में मोमेंटम कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो इस केस में भी क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपका, जीरो है, मतलब बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। आगे देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। अब इसको भी ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसका जो नेट चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब एक पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसके बाद ग्लास को जब हम रब करते हैं सिल्क के साथ में, तो एक ग्लास बिकम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली, और जो सिल्क होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन पूरे ही उसका मतलब पूरे सिस्टम का क्या रहता है, चार्ज उसका कांस्टेंट रहता है। जैसे इसको यहाँ से समझते हैं, यहाँ पे कितने हैं फिलहाल, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इधर ट्रांसफर हुए इसमें दूसरी केस में। लेकिन ओवरऑल देखेंगे
तो ओवरऑल कितने हैं फिर भी, 2 इधर है 2 इधर, मतलब 4 फिर भी रहेंगे में, और इधर भी 4 फिर भी रहेंगे, मतलब चार्ज फिर भी सेम रहेगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ आयरन कंटेंट्स, मतलब आयरन कंटेंट की फॉर्म में इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो इसको है ना, ये सीधा सीधा पूछ रहा है जिसमें आयरन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है उस क्रम के हिसाब से इसको दिखाओ, ठीक है। मतलब जो उनसा आयरन कंटेंट कौन सा में ज़्यादा है कौन से में कम है, उस हिसाब से कह रहा है कि सही क्रम में इसको बताना है। देखो जो आयरन कंटेंट होता है वो मैग्नेटाइट में कितना होता है 72.4%, और हेमेटाइट में कितना होता है 70%, और जो लिमोनाइट होता है उसमें कितना होता है 55%, और जो सिडेराइट होता है उसमें कितना होता है 48.2%। यानी कि जो मैग्नेटाइट है उसमें क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हेमेटाइट में क्या रहेगा, उससे कम है, और फिर उसके बाद लिमोनाइट में उससे कम है, और सिडराइट में उससे भी कम है। मतलब ये क्रम रहेगा इसका MHLS, यानी कि MHLS। यहाँ पे क्या है, ये M ये तो होगा नहीं, ये तो है ही नहीं, और ये भी नहीं है, इसका मतलब ये रहेगा नॉन ऑफ दिस, इसमें है ही नहीं इसका सही ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा रहेगा M, पहले तो कौन सा आएगा मैग्नेटाइट आएगा, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद MHL। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूज्ड एज ए सोविंग एजेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनमें जो एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो उनमें बताना है कि इनमें से कौन सा होता है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन करेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। इसका कमेंट करके बताना है आपको। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए